नाज़रीन, प्रोग्राम रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। अब एक माशी मौजूद जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रेसिंग है वो ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स आ गए। अच्छा, आपको मैं एक बड़े मज़े की बात बताऊं। अबाउट 2 वीक्स अगो पाकिस्तान इकोनॉमी वॉज द बेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। एवरी जर्नलिस्ट वॉज राइटिंग इन द पेपर्स, वाह व्हाट अ वंडरफुल इकोनॉमी, ऐसी मईशत कभी नहीं, बेस्ट इंडेक्स, ये वो फलां। अचानक कुछ, मैं इसीलिए बोलता हूँ कि पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी इज़ नॉट गुड फॉर दिस कंट्री। वही सहाफ़ी एकदम लिखते लिखते उसकी कलम रुक गई। अब उसने कलम से लिखना शुरू किया, पाकिस्तानी मईशत के अंदर बहुत सारे क्या है सिस्टमिक प्रॉब्लम्स हैं, पाकिस्तानी मईशत बहुत कमज़ोर है, अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स अचानक आ गए, पाकिस्तान की इकॉनमी एक दिन ओवरनाइट ख़राब हो गई। इससे पहले बिल्कुल ठीक थी, इससे पहले बिल्कुल ठीक थी नाजरीन। और अचानक जो था, पाकिस्तान के 2-3 नामवर अखबार, नाम नहीं लेना चाहता, उनके कालम नवीस अचानक जो है ऐसे लगता है उनके कलम उल्टा चलना शुरू हो गए और उन्होंने लिखना शुरू कर दिया पाकिस्तान की मईशत ख़राब है, ये सब प्रॉब्लम्स थी, देखें ये फुलां डींग। और वही बातें जो मैं करता था, है ना, मैं तो हकीकत पसंदाना बातें करता था ना। अचानक स्टॉक एक्सचेंज बैरोमीटर ऑफ द इकॉनमी नहीं रहा, अचानक पाकिस्तान के जो नंबर्स हैं वो ठीक नहीं रहे, अचानक करप्शन की रिपोर्टें आना शुरू हो गई। साईं ये हो क्या रहा है, दया पता लगाओ, कुछ तो गड़बड़ है। देखो, यू एंड आई बोथ नो व्हाट्स गोइंग ऑन। मैं आज से कुछ साल पहले मुझे किसी ने मलेशिया बुलाया, मुझसे उन्होंने कहा साहब आपने एक पर्चा पढ़ना है किसी कॉन्फ्रेंस में। पर्चा था पैराडॉक्स ऑफ मीडिया एंड द इकोनॉमी इन पाकिस्तान। जितने लोग देखने वाले थे, मुझे आज भी याद है, ये वहाँ पर है अपना क्या नाम है, कोलमपुर शहर के अंदर एक जगह है, उसका नाम है क्लांग वैली, होटल का नाम नहीं लूँगा। वहाँ पर कॉन्फ्रेंस थी, बहुत सारे PhDs बैठे हुए थे। तो मैंने उनको बताना शुरू किया तो वो अचंभे का शिकार हो गया कि साहब ये क्या बात कर रहा है, क्योंकि उनके ममालिक में भी होता है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के अंदर मीडिया निस्बतन आज़ाद है। इवन इन कंट्री लाइक मलेशिया मीडिया आज़ाद नहीं है, वहाँ पर भी जो है वो बड़ा देखभाल के हमारी तरह की बातें करते हैं। लेकिन वहाँ दिख भी रहा होता है ना कुछ बन रहा है, वहाँ पुल बन रहा है, लोग बोलते हैं पुल अच्छा बन रहा है, लेकिन यहाँ पे पुल बन ही नहीं रहा होता, लेकिन हमें कहना पड़ जाता है यहाँ पुल बन रहा है। समझ गए? नहीं समझे? समझोगे भी नहीं, क्योंकि आप LED के दौर में ट्यूबलाइट हो, आप लोगों को पता ही कुछ नहीं दुनिया में हो क्या रहा है। आप सियासत से आगे निकलोगे तो आपको पता लगेगा ना दुनिया में क्या हो रहा है। अभी बेरोज़गारी के नंबर्स आ गए, बेरोज़गारी के ये नंबर भी मैं नहीं मानता, नहीं जानता। उसकी वजह ये है कि भाईजान आप इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट को अलहदा ले रहे हो, फॉर्मल को अलहदा ले रहे हो। तो अब हमें क्या पता कि इनफॉर्मली लोग एम्प्लॉयड हैं या नहीं है। सर मैं आपको बताऊं, देयर इज़ अ स्पेशल प्लेस इन हेल फॉर गलत, रिवर्स, वापस ले लिया अल्फाज को अपने। वो मुझे डांटे की किताब याद आ गई, इन्फर्नो, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ी या नहीं पढ़ी, अंग्रेज़ी में। खैर एनीवे, मेरे फाजिल मेहमान तक वो ज़रूर पहुंची होगी। वेलकम करता हूं आपको शो में इब्राहिम तवाब साहब, जो कि पाक इथियोपिया बिजनेस काउंसिल के सरबराह भी, इसके अलावा एक उनके जो हैं कराची के अंदर सफ़ीर भी हैं, कौंसल जनरल भी हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया अली भाई आपका। अब मैं आपके सामने यही रखना चाहूँगा सर के अभी अनएम्प्लॉयमेंट के फिगर्स आ गए, दे आर प्रीटी बैड, आई विल बी वेरी फ्रैंक, बट आई थिंक इन रियलिटी द नंबर्स माइट इवन बी वर्स। आई कैन नॉट से व्हाट इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट इज़, आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। आई थिंक इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट जो होती है वो उसको मेजर करना बहुत मुश्किल है, और एग्री सेक्टर के अंदर आप किसी को एम्प्लॉयड या अनएम्प्लॉयड कहें, दैट्स ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट। सो आई थिंक नंबर्स वुड बी वर्स, बट लेट्स टेक अर्बन फॉर अ फैक्ट, ऑल ऑफ पाकिस्तान नंबर्स आर वेरी बैड। आप थोड़ा सा इसके बारे में अपनी राय का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली भाई देखें, आपने अभी एक बात कही कि सब कुछ ठीक था और एकदम से बुरा हो गया। अली भाई ऑन ग्राउंड ऐसा नहीं है। देखें, ये अनएम्प्लॉयमेंट इज़ नॉट समथिंग दैट हैपेंस ओवरनाइट। ऐसा नहीं है कि कल लोग एम्प्लॉय थे और आज कल रात 12 बजे कुछ एकदम से हुआ और लोग जो है वो सब बेरोजगार हो। नहीं, मसला ये कि नहीं हुआ, होना चाहिए तब। आगे खुद समझ जाओ। देखें, जो पिछले 3 सालों के अंदर जिस तरह से इंडस्ट्री पाकिस्तान में बंद हुई है, मुल्क जो है वो आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाते हैं। हमारा साइकिल उल्टा चल रहा है, हमारी यहाँ इंडस्ट्रीज़ बंद हो रही हैं। इस वक्त जितनी तादाद में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा होगा। आप ये देखें, दिस इज आपको फर्स्ट हैंड नॉलेज है इसलिए आई विल टेक योर वर्ड। दिस इज नॉन यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं ये कहूँ कि मेरे पास
जगह है, मशीनरी है, लेबर है, सारी रिसोर्सेज हैं, मैं फिर भी मशीन नहीं चला रहा, व्हाई वुड आई डू दैट? कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपनी एक चलता हुआ कारोबार उसी फेज में बंद करेगा कि जब वो ये समझे कि मैं इसको चला नहीं सकता, या चलाने में मेरा नुकसान है, या जो आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है वो इतनी हाई है कि मैं सरवाइव नहीं कर सकता, मैं compete नहीं कर सकता। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये आ गया कि अनएम्प्लॉयमेंट का की वजह क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट की वजह ये है कि हमारी इंडस्ट्रीज बेतहाशा तेज़ी से बंद हो रही हैं। उसकी वजह क्या है, क्यों बंद हो रही हैं? हम जब उस पर आते हैं तो हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस सबसे पहली चीज़ है कि जब हम compete ही नहीं कर सकेंगे तो हम जाहिर सी बात है कि इंडस्ट्री। अच्छा, आई लास्ट यू टू पॉज हियर। एक बड़े मज़े की बात है, आपने भी कहा, परसों भी हमारे एक फाजिल मेहमान आए, उन्होंने कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का कहा दैट्स द प्राइमरी रीज़न फॉर बिजनेसेस नॉट टू बी एबल टू परफॉर्म। यानी मार्केट पेनिट्रेशन नहीं है, मार्केट एक्सेस नहीं है, ये सब चीज़ें अलहदा हैं, लेकिन ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। अच्छा, मैं अब आपको चाहूँगा थोड़ा सा इसको एक्सपेंड करें कि ये कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का चैलेंज क्या है। देखिए, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में आता है आपकी यूटिलिटी कॉस्ट। आपने पिछले 5 साल के अंदर अपनी गैस की प्राइसेस कहाँ से कहाँ ले गए। एग्रीड। हम जहाँ पे इंडस्ट्री इन फोकस रखें अगर टेक्सटाइल को, तो जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को आपने कहा कि यार आप बड़े बड़े जनरेटर्स खरीदें और अपनी बिजली खुद बना ली, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट हुई, लोगों ने अपने जनरेटर्स खरीदे। ये इंडस्ट्री का काम नहीं है कि वो यूटिलिटी भी अपनी खुद मैनेज करे, मगर हमने वो भी किया। यूटिलिटी मैनेज की, अपने जनरेटर्स खरीदे, गैस से बिजली बनानी शुरू की। वन फाइन डे आप कहते हैं कि यार हमारे मुल्क में गैस नहीं है, तो अब आप गैस से बिजली नहीं बनाएंगे। ठीक। यहाँ पे फिर सवाल आ जाता है कि यार जो मैंने पैसे लगाए हुए हैं, जो मैंने जनरेटर्स खरीदे हुए हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप ओवरनाइट करें। आपके कहने पे बिल्कुल 100% आपकी पॉलिसी के तहत। बहरहाल इस मुल्क में जैसा कि होता गया है, जैसा कि चल रहा है, आपने कहा नहीं जी, जो गैस का रेट मिसाल के तौर पे 100 रुपये था, आपने उसका रेट 700 रुपये किया, फिर 1200 रुपये किया, फिर 1400 रुपये किया, फिर 1800 रुपये किया, वो रेट बढ़ता चला गया। अच्छा, अब आप बात करें रीजनली कंपेटिटिवनेस की। एक तो होता है ना लोकल इंडस्ट्री, जहाँ लोकल हो वहाँ पे तो बड़ा आसान हल है कि जी मेरी पहले 10 रुपए की कॉस्ट आ रही थी, आज 50 रुपए की कॉस्ट आ रही है, मैंने प्राइस 50 रुपए की, आपकी मजबूरी है कि आप खरीदेंगे, आपके पास तो ऑप्शन कोई नहीं है। मगर जहाँ मैं एक्सपोर्ट की बात करूँ, मैं रीजनल कंपेटिटिवनेस की बात करूँ, मैं तो अपना माल नहीं बेच सकता। कोई क्यों खरीदेगा मुझसे जब उसको एक सस्ती चीज़ बाहर मिल रही है? तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में सबसे पहली बात आ गई यूटिलिटी की। दूसरा प्रॉब्लम आ गया बिजली के ही सेक्टर में, जो लोग कैपेटिव पे नहीं है, वो आप देखें कि आपकी पर यूनिट बिजली की कॉस्ट क्या है। अब हम वो सारे IPPs की बात करेंगे, वो एक ऐसा मैं समझता हूँ चैप्टर है जो कि दलदल और बहुत डिस्कस हो चुका है, सबको सारी चीज़ें पता है, कोई सेंस नहीं बनता उस बात का। उधर मेरे ख्याल से दीवार से सर फाड़ चुके हैं, अंग्रेजी की कहावत है ना, तो दीवार से सर हम फाड़ चुके हैं, लेकिन आई डोंट थिंक कि टैरिफ रैशनलाइजेशन वहाँ होगी। मेरा ऐसा ख्याल है, पता नहीं आपकी क्या राय है। इतने 2 साल अभी गुजर गए, नहीं की, मुझे नहीं आगे लगता कि होगा। अली भाई देखें, प्राइमरी मसला देखते हैं क्या है। हमने ये कहा कि हमारे पास 100 यूनिट फॉर एग्जांपल हैं अवेलेबिलिटी ऑफ बिजली, आपकी कंजम्पशन हो रही थी 60-70। बाकी प्रॉब्लम क्या था? आपके पास लाइन लॉसेस थे, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस थे। आपने IPPs के तहत अपनी कैपेसिटी तो बढ़ा ली, मगर आपके पास वो बिजली फराहम करने के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स नहीं थे। मगर आपने कहा नहीं, हम बिजली ज़्यादा लगा लेंगे। अब आपने बिजली लगा ली। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आपने बेतहाशा सोलर इंपोर्ट किया। इस मुल्क में सोलर इंपोर्ट करने की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए थी। एंड द वेरी फर्स्ट प्लेस, पहले मैं लेट मी करेक्ट यू, not correct you but add to it, we are the largest importers of solar panels in the world. Absolutely, बिल्कुल आपने सही कहा। और मैं आपसे ये बात कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ तो सोलर इंपोर्ट की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए थी। पहले आपके पास जो एक्सेस बिजली है आप वो इस्तेमाल करते, तो अफोर्डेबल नहीं थी ना, वोट नहीं पड़ते ना। आज और अफोर्डेबल नहीं रही। आप ये देखें कि मेरी अगर फिक्स कॉस्ट है 100 रुपए, पहले वो 100 रुपए डिवाइड हो रहा था फॉर एग्जांपल 70 यूनिट पे, आज वही 70 यूनिट गिर के हो गए 40 यूनिट। देखें, आई विल टेल यू, इसमें लेट्स ड्रॉ 2 पैरेलल्स। देखें, एक लॉट है इलीट का जिन्होंने ये लगाए, लेट्स बी वेरी फ्रैंक, इसको किसी पॉपर्स ने नहीं लगाया, किन्हीं गोरे अंग्रेज़ों ने छुप के नहीं बनाया। इसमें तो बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स या प्रिंसिपल्स बाहर के हों, यहाँ के लोग भी उसमें शामिल हैं। सो दैट्स अ सेपरेट चैप्टर। दूसरा जो है वो रियलिस्टिक है, जो कि पॉलिटिशियंस अपनी इलेक्टोरेट्स में फेस कर रहे हैं। जब वो जाते हैं
जाहिर बात है कोई भी 100 यूनिट या 125 यूनिट इस्तेमाल करने वाला आदमी 5,000 रुपये 4,000 रुपये बिल देने को मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है। आप जानते हैं ये तो बहुत कम यूसेज है, 100 125 150 यूनिट। तो अब इनको पैसिफाई करना था, इनको पैसिफाई करने के लिए हमने कहा सोलराइज करो। ये मैं आपको अंदर की बात बताई, उल्टा काम हुआ है। इफ यू लुक एट इट, अच्छा काम क्या हुआ, आपने कहा कि एलीट ने लगाया, हाँ, इंडस्ट्री जो हमें बताया गया, हमें जो बताया गया, नहीं, इसमें मेरा ख्याल है कोई दूसरी राय नहीं है। मेजॉरिटी कंजम्पशन इंडस्ट्रीज की थी, एलीट्स की थी, जो बड़ी बड़ी कंजम्पशन थी, उन्होंने लगा लिया सोलर। जब उसने सोलर लगा लिया, उल्टा हुआ, यानी उसने तो अपना बिल कम कर लिया। मगर जो ओवरहेड कॉस्ट थी, जो पहले 100 रुपए डिवाइड होते थे 80 लोगों में, वो 100 रुपए डिवाइड हो रहे हैं अब 40 से 50 लोगों में। तो जो पर यूनिट कॉस्ट थी वो ऑटोमेटिकली बढ़ गई। अब ये बात जब आप और मैं करें तो क्या गवर्नमेंट का काम नहीं था कि वो इस चीज़ को इवेल्युएट करे कि आप जब एक चीज़ को आप, और ये उस हालात में है जब आपके पास फॉरेन करेंसी नहीं है, रिजर्व्स आपके नीचे गिर रहे हैं, इंपोर्ट का पैसा नहीं है आपके पास, और आप एक ऐसी चीज़ पे डाल रहे हैं जो आपकी इकोनॉमी के लिए इन द लॉन्गर रन डिजास्टर है, और आज हम वो डिजास्टर का इफेक्ट देख रहे हैं अपने पास। अच्छा बड़े आपको मज़े की बात बताऊँ, मेरे शो में क्योंकि मैं नरम मिजाज हूँ, वैसे नरम मिजाज हूँ, तो एक आईपीपी के ओनर जो कि पाकिस्तान के बहुत बड़े टाइकून हैं, उनको मैंने बुला लिया प्रोग्राम, वहाँ आ गए, ठीक है जी। अब इब्राहिम साहब उन्होंने क्या किया, उनसे मैंने कहा कि आपने ये किया है, गड़बड़ की है, देखो फेडरेशन वाले भी कह रहे हैं, बिजनेस कम्युनिटी भी कह रही है। उन्होंने कहा देखो अली, बात ये कि हमारे जहन में ये था कि पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री ये होगी आफ्टर सीपेक। तो उस ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री को जब हमने प्लॉट किया तो हमें पता लगा कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज एनर्जी होगा। तो कह रहे हैं इसलिए गवर्नमेंट ने एनर्जी की पॉलिसी बनाई जिसमें आईपीपीएस को इजाज़त दी कि चलो भाई खुला खाता, वो क्या कहते हैं, कड़वी दवाई, ये कड़वी दवाई आप लोग खाने के लिए तैयार हो। बोला हमने प्लांट्स मंगवाए, हमने कभी नहीं कहा एफिशिएंसी कम है ज़्यादा है, आपने कहा कि हमारा डिमांड स्ट्रक्चर ये होगा बेस्ड ऑन आवर जीडीपी ग्रोथ विच यू वांटेड टू टेक टू डबल फिगर्स, आपने अचीव नहीं की, डोंट ब्लेम आईपीपीएस। अब उनका कहना ये था, देखो अब मैं उनसे आर्ग्यू नहीं कर सका, उन्होंने कहा देखो आप डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ अचीव करना चाह रहे हो 2016 में, 2017 में, तो हमने तो आईपीपी इसलिए लगाए थे ताकि आपकी स्पीड स्लो नहीं हो। अभी तक तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स ही खत्म हो जाएंगे, अगले 15 साल में खत्म हो जाएंगे। तो उनका कहना गलत नहीं था, मे भी उनका इंटेंट बुरा ना हो। उन्होंने कहा देखिए हमारा इंटेंट उतना ही अच्छा या बुरा होगा जितना किसी और बिजनेसमैन का होगा। आप जिनकी बात कर रहे हैं मैं उनको भी बड़े अच्छे तरीके से जानता हूं, और मैं समझता हूं कि वो, मैं बड़ी इज्जत करता हूं उनकी, और बात उन्होंने शायद अपने तौर पे बिल्कुल ठीक कही है। मगर आप मुझे ये देखें कि हर जगह रिविजन क्लॉज होता है, कहीं ऐसा नहीं होता कि आप ये कहें कि आज सबसे बड़े फॉरेन इन्वेस्टर को पाकिस्तान लाए हैं, आप किसको नहीं, क्या टाइकून को जानते होंगे, आप सबको जानते हैं। अरे भाई बात ये, हर चीज़ का फोर्स मेजर तो होता है। जब आप ये देख रहे हैं कि हालात क्या है, आप कह रहे हैं मैं डॉलराइज रिटर्न भी दूंगा आपको, तब डॉलर कितने का था, आज डॉलर कितने का है, आप ये भी कह रहे हैं कि 80% कैपेसिटी पेमेंट भी करूंगा, तो कब तक? देयर इज ऑलवेज अ लिमिट टू एवरीथिंग। आप ये कहें कि ठीक है यार 2 4 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, अब तो कहीं आगे रोकें इसको, कहीं आगे तो रिवाइज हो चीज। फोर्स मेजर क्लॉज तो हर जगह हर चीज में आता है। यहाँ पे ये तो आप देख रहे हैं जब मुल्क डिफॉल्ट पे जा रहा था, नहीं था इसमें डाला ही नहीं गया। मैं आपको बताऊं, अब ये वो कुछ कहता है, कोई कहता है बाय डिजाइन नहीं डाला था या कुछ था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट कैन ओनली बी डन व्हेन बोथ पार्टीज आर इन अग्रीमेंट, दे विलिंग टू नेगोशिएट। नेगोशिएशन तभी मुमकिन है जब दोनों पार्टीज लचक दिखाएं। एक पार्टी तो लचक दिखा रही है, गवर्नमेंट, वो कह रही है आप आओ नेगोशिएट कर लो, लेकिन आईपीपीएस की तरफ से लचक नहीं। कुछ नेगोशिएशन हुई है और मैं समझता हूँ सक्सेसफुल भी हुई है, बट आईपीपीएस वाज द फर्स्ट प्रॉब्लम। द सेकंड प्रॉब्लम वाज द सोलर इटसेल्फ। जब ये देख रहे हैं कि एक चीज में फंसे हुए हैं, आप दूसरी चीज में फिर फंस रहे हैं। बेसिक बात है कि आपके पास ये पता है कि बिजली ऑलरेडी ज़्यादा है, फिर आप कह रहे हैं कि यार अपनी बिजली बनाओ, और उसके तहत आपने कितना पैसा बाहर भेजा। मुल्क के हालात पॉलिसी आपके ख्याल से तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड करके नहीं बनानी चाहिए? बिल्कुल बनानी चाहिए थी, और लेकिन हमारे यहाँ कौन सी पॉलिसी है जो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑनबोर्ड करके बनाई जाती है? चाइना वाले हैरान थे, पाकिस्तानियों ने अनाउंस कर दिया हम दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट बनाएंगे। चाइनीज सर पकड़ के बैठ गए कि यार हम सोलर पैनल बना रहे हैं, हम नहीं बना सके, ये पाकिस्तानी इतने फनकार रोज नई नई चीजें लाते हैं, बुलेट ट्रेन लगा देंगे, सबसे बड़ा सोलर प्लांट पूरी दुनिया का। आपको पता है कायद आजम सोलर पावर प्लांट, खैर अब तो उससे बड़े लग गए हैं, लेकिन इनिशियल डिजाइन के अंदर वैसे उसका, मैं नहीं कहता कि उसका अभी तक 1% ही लगा है, लेकिन हम कहने में क्या है, तो खैर एनीवे। तो अली भाई हम बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की। हाँ, पॉइंट ये होगा नहीं, लेकिन आपने बड़ा पर्टिनेंट ये पॉइंट उठा दिया ना, अब ये तो प्रॉब्लम लॉन्ग लास्टिंग है। चलें आप अगले पॉइंट पे आ जाएं। आप तीसरी और फॉरमोस्ट चीज़ होती है आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट। हम 22-23% पे चल रहे थे।
जब इकोनॉमी चलनी चाहिए थी आपने इकोनॉमी को रोक के रखा। आज भी इन्फ्लेशन 6.6% पे आई है मेरे ख्याल से पिछले महीने फोर्सिबली जी। और उसके बावजूद आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 11% है, क्योंकि वो रियल नहीं है ना। इन्फ्लेशन रेट आवाम को पैसिफाई करने के लिए, आप लोगों को पैसिफाई करने के लिए ये बताई गई है। ऑन ग्राउंड आप खुद भी जानते हैं, आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, मुझे सच बताएं, सच से बताएं, फ्रॉम एन इंडस्ट्रियलिस्ट पर्सपेक्टिव, आपके ख्याल से सस्ताई हुई है, रिवर्स गियर लगा है? क्योंकि फॉर एग्रीगेट नंबर्स टू गो सो लो फॉर द होल ईयर, दैट मीन्स किसी जगह रिवर्सल भी लगा होगा, मेरा जहाँ तक ख्याल। आपकी बात ठीक लॉ है, ऑफ एवरेज, ऑन प्रिंसिपल तो ऐसा ही होना चाहिए था। मगर मैं अभी बड़ी बेसिक बात करता हूँ कि जब तक आपकी इंडस्ट्री नहीं चलेगी, लोग एम्प्लॉय नहीं होंगे, देखिए पूरा साइकिल है, आप उस साइकिल को जितना रोकते जाएंगे वो रुकता जाएगा। अब देखें, मैं आप कैलकुलेटर पकड़ें, मैं आपसे बोलूं पिछले साल यूटिलिटीज प्राइसेस वर्सेस दिस ईयर यूटिलिटी प्राइसेस, ब्रेकें तो कहीं नहीं लगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और किरांची वालों की तो खास शामत आती है जब कहीं टैरिफ बढ़ाना हो, किरांची वाले सबसे पहले छुरी के नीचे आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे अली भाई बिल्कुल एक बेसिक आपकी ना मॉनेटरी पॉलिसी की बात है कि आप जब हालात ये देखते हैं तो आप एक्सपेंशनरी पॉलिसी रखते हैं कि आपकी कंजम्पशन ड्रिवन इकोनॉमी हो, इंटरेस्ट रेट कम हो, इन्वेस्टमेंट बढ़े। ये तो दिस इज द बेसिक इकोनॉमिक प्रिंसिपल। अब हमारे यहाँ माशाल्लाह इतने जबरदस्त इकोनॉमिस्ट बैठे हुए हैं जो ये इकोनॉमी किधर है, कहाँ है, किधर है? अरे मुझे बताएं कहाँ है सर क्या बात कर रहे हैं सर आप? हाँ, ये हाउसवाइफ्स जो हैं ये सारी इकोनॉमिस्ट हैं, सबको पीएचडी की डिग्री मिलनी चाहिए, क्योंकि किस तरह से 20,000 रुपए के अंदर 2 लाख रुपए का खर्चा चलाती हैं। मैं सलाम पेश करता हूं पाकिस्तान की सारी हाउसवाइफ्स का जो भी प्रोग्राम देख रही हैं। आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को पीएचडी डिग्री देनी चाहिए। दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट वो नहीं कर सकते जो आप करके दिखा रही। बिल्कुल ये हकीकत है, बिल्कुल हकीकत बात है कि जितने अखराजात बढ़ चुके हैं, घरों का खर्चा निकालना वो नहीं है। लेकिन अली भाई इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि हमें अपनी पॉपुलेशन से डिपेंडेंसी रेशो कम करना होगा, वर्कफोर्स बढ़ानी होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी होगी। मिडिल क्लास हमारे मुल्क की ख़त्म से ख़त्म होती जा रही है। असल इकोनॉमी ड्राइव ही मिडिल क्लास करती है। हमारे यहाँ मिडिल क्लास आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म कर दिया आपने। एक एलीट क्लास रह गई है, एक बिल्कुल वो क्लास है जो बिलो पॉवर्टी लाइन रह रही है। अब आपकी मिनिमम वेज की बात की जाए, उस मिनिमम वेज में एक आदमी कैसे 4 आदमियों का घर चला सकता है, 5 लोगों का? इम्पॉसिबल सी बात है। आप कोई भी मैथ्स कर लें। ये बड़ा अहम चैलेंज इन्होंने बयान किया है। नाजरीन, हमने इन पॉसिबिलिटीज़ को ज़रा सा डिस्कस किया। मैं आपको मेन बताऊं कि जिसने पाकिस्तान की इकोनॉमी को सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने तबाह किया है वो है डॉलर की कदर में होशरबा इजाफा, अनकंट्रोल्ड, अनचेक्ड, जिसकी वजह से मेजर नुकसान हुए। देखिए, मैं इसहाक डार साहब के साथ एग्री करता हूँ, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, अभी उनके पास फॉरेन मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो है। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर अनफॉर्चुनेटली फ्री फ्लोट ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ओवरसाइट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब क्या होता है कि एक्सप्लॉयटेशन की वजह से पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि एक्सपोर्टर्स की शायद डिमांड रहती है कि डॉलर को कमज़ोर करें, सॉरी रुपये को कमज़ोर करें, डॉलर को मजबूत करें। उसका आउटकम ये होता है कि एक कंसाइनमेंट तो आपकी चली जाती है, अगली कंसाइनमेंट के अंदर आपकी अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस भी इतनी बढ़ जाती है कि दैट्स नॉट पॉसिबल। अच्छा इब्राहिम साहब, आपका यूनिक ये है कि आप डोमेस्टिक इकोनॉमी को भी समझते हैं, क्योंकि आप लोगों का ज़ाहिर बात है ऐसी आप लोगों की काफ़ी डाइवर्सिफाइड ग्रुप है, तो और ज़ाहिर बात है एक्सपोर्ट मार्केट को भी आप समझते हैं, बोथ बाय कॉन्वर्सेशन विद बिजनेस लीडर्स एंड अदरवाइज ऑल्सो फर्स्ट हैंड। द इशू एंड द प्रॉब्लम इज़ कि अब देयर नीड्स टू बी अ ट्रेड ऑफ। ये अब मज़ीद प्रेशर आ रहा है कि आप डॉलर को और मज़ीद महंगा करें। आई डोंट थिंक दैट इट विल हेल्प आवर एक्सपोर्ट्स, मेरा ये ख्याल है। व्हाट डू यू से? देखिए अली भाई, पहली चीज़ होती है कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी। हम जो ओवरनाइट डॉलर महंगा करते हैं और जो 10-15%, 20% आप ये कहेंगे 3 दिन के अंदर डॉलर महंगा हो जाएगा, ये बर्बादी है। बी इट एन इम्पोर्टर या एक्सपोर्टर, कोई भी हो, वो कहता है कंसिस्टेंसी दें आप पॉलिसी के अंदर। आपको याद होगा मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक डिस्कशन में ये बात कही थी कि हम अगर साल का 24% डॉलर को देखते हैं अप्रिशिएट होता हुआ, तो हम 2% महीने का करेंगे। तो आप उसको जो इम्पोर्टर है वो भी अकाउंट फॉर करता है, जो एक्सपोर्टर है वो भी अकाउंट फॉर करता है। नहीं, हाउ विच ऑप्शन डू यू गो फॉर, ड्रास्टिक और ग्रेजुअल? नहीं, एब्सोल्युटली नॉट ड्रास्टिक। ड्रास्टिक तो इज द वर्स्ट पॉसिबल ऑप्शन। आप चले गए ना ड्रास्टिक पे, आपने इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि हम इस पॉइंट तक इंतजार करते हैं कि पानी यहाँ तक पहुँच जाए, जब आपके पास सांस लेने की जगह नहीं रहती तो फिर आप एक्शन लेते हैं। ये तो एक पॉलिसी वाइज होना चाहिए। तो IMF कह रहा है
तो मान जाए ना, बिल्कुल मान जाए। आप रिवर्सल लगाकर क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? किसी दिन एक झटके में वो करना पड़ेगा आपको, तो क्योंकि इसीलिए आपका करंट अकाउंट डेफिसिट में है। ये कोई ब्रेनर नहीं है, ये आपके स्टेटिस्टिक्स बता रहे हैं। जो स्टेटिस्टिक्स एक चीज़ बता रहे हैं, आप बजाय इसके कि आप उसको उस पॉइंट तक लेके जाएं जहां आपके पास ऑप्शन कोई नहीं है। याद होगा आपको भी एक वक्त था कि एलसीज नहीं खुल रही थी, इंपोर्ट नहीं हो रहा था, आर्टिफिशियली आपने इंपोर्ट को रोक दिया था। उसके बाद क्या हुआ? महंगाई आई, वो हाल हुआ, शॉर्टेजेस आई। ये वो चीज़ें हैं जो कि किसी भी बिजनेस के लिए सस्टेनेबल नहीं। बेस्ड ऑन इंटरनेशनल प्रोजेक्शंस चलते हैं, दे से दैट द मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर यू शुड बी रफली, मैं रफ बात कर रहा हूँ, you should be roughly around 295. You want it to happen gradually or do you want it to happen drastically? Absolutely gradually. कोई भी आप कारोबारी देखेंगे वो कहेगा कि हम प्लानिंग कर सकें अपनी। मैं अगर एक्सपोर्ट करता हूँ प्रोडक्ट, मुझे पता है कि मैं अगले 6 महीने का जो पीओ ले रहा हूँ मैं उसमें अकाउंट फॉर कर सकता हूँ। क्योंकि सडन 15 रुपीज इंक्रीज जो होगा उसका रिएक्शन ये आएगा कि मार्केट में एक अजीब सी खलबली मच जाएगी, इंपोर्टर भागेगा, बिल्कुल डिमांड बढ़ेगी, कंफ्यूजन क्रिएट होगी, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी। उससे क्या होगा? देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये इसमें ज्यादा लचक पैदा हो जाए। हमेशा हर चीज में अनसर्टेनिटी इन एनी पॉलिसी इज बैड। अगर आप हर किसी भी चीज को प्री प्लान, आज आप प्री प्लान कर लें कि मैंने अगले 6 महीने के अंदर 15 रुपए 14 रुपए डॉलर को देखते हैं कि मतलब 295। ये मैं वो बता रहा हूँ जो प्रोजेक्शंस की गई हैं, हो सकता है मेरी राय गलत हो, लेकिन जो मैंने देखा पढ़ा। जी बिल्कुल बिल्कुल। इवन प्रीवियस प्रोजेक्शंस जो थी वो भी 292 293 की आ रही थी। तो आप उस हिसाब से प्लान करके रुपए 2 रुपए महीने का बढ़ाते जाएं। रुपए 2 रुपए का इम्पैक्ट उस तरह से नहीं आएगा ना। एक्सपोर्टर भी प्री प्लान कर सकता है, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि एक्सपोर्ट का आप ऑर्डर आज लें और वो 15 दिन में डिलीवर होकर 20 दिन में पैसे आ जाए। दिस इज नॉट हाउ इट इज। अच्छा, इसका कॉन्सिक्वेंस, ये जो सडन जो इंक्रीज होता है, इसका कॉन्सिक्वेंस ये होता है कि इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट फौरन आता है, उससे लोग टॉलरेट नहीं कर पाते। और सच में आपको बताऊं, इसकी वजह से जो वेज प्राइस स्पाइरल का प्रॉब्लम क्रिएट हो गया ना, ये बहुत ज़्यादा क्रिएट हो गया। इससे क्या है कि अभी वेजेस जो हैं ये 1/3 हैं उसके जो कि ये होनी चाहिए। और ये प्रॉब्लम इसलिए आकर हुआ क्योंकि आपने ड्रास्टिकली ओवर अ पीरियड ऑफ 7 to 8 years आपने कहा कि साहब पाकिस्तान की करेंसी को आपने इतना डिवैल्यू कर दिया कि वी आर गोइंग फ्रॉम रफली 100 to about 300। अब 3 times आप करोगे तो इंडस्ट्रियलिस्ट कैसे वेजेस 3 times करेगा? मैं आपसे एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता हूँ, कैन यू मल्टीप्लाई और x3 someone's salary in let's say 5 years? It is impossible. Everyone, अच्छा ये यूनिवर्सल है। मैं इनको बोलूँ पूरी फैक्ट्री में सैलरी पेबल को x3 कर दें, कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है। बात ये है कि एक चीज को हम डिस्कशन वाली बात भी नहीं है ना, दिस इज इम्पॉसिबल। फिर इसके तहत एक ब्लैक इकोनॉमी का बड़ा कॉन्सेप्ट आ जाता है। लोग अपने पैसे एक कारोबार से निकाल के डॉलर में रखना शुरू कर देते हैं कि उनको बाहर ये मूव कर नजर देते आता है कि ज्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ से है। फिर आपकी वेल्थ एप्रिसिएशन कितनी बड़ी है, हम डॉलराइज टर्म्स में देखें तो आप ये कहते हैं यार मैंने तो साल के आखिर में कमाया कुछ नहीं है, नुकसान किया है। तो वो सारी चीजें आप ऐसा नहीं कर सकते कि पहले तो चले हम जिन प्रॉब्लम से गुजरे, जो कुछ हुआ वो हो गया। मैं नहीं कहता कि हम उसको बदल सकते हैं, मगर आने वाले वक्त को तो अपनी गलती से सीख सकते हैं। मैं एक बात बताऊं, बिजनेसमैन कभी भी पूरा दिन बैठ के माजी के रोने नहीं रोता, वरना उसकी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। वो प्रॉब्लम्स एट हैंड को देखता है। उसके लिए बिल्कुल ये क्रिकेट मैच की तरह है नाज़रीन। हर क्रिकेट मैच एक नया क्रिकेट मैच है। बल्ला हाथ में पकड़ने के बाद एवरी टाइम वो पिच पर जाएगा, उसको स्कोर करना है, ठीक है। अब वो ये कहे कि यार तीसरे में 2 मैच पहले मैं 0 पे आउट हो गया, इसलिए आज पता नहीं मेरा गेम कैसा होगा, तो फिर बैटिंग नहीं होती भाई, फिर बाबर आजम मतलब कुछ और हो जाता है, आप समझ जाएं। लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की कारकर्दगी देखकर मैं हैरान हो गया। यानी ये लोग भी जीत गए यार, साउथ अफ्रीका से भी जीत गए, ये साउथ अफ्रीका से जीते ना नहीं, और दूसरा उससे भी जीत गए, क्या नाम अपना, श्रीलंका से। खैर एनीवे बड़ी मुझे हैरानगी हुई। नहीं मैंने गलत टीमें बोली, अच्छा हो सकता है गलत बोल दी हूँ भाई। अच्छा मेरा जहन भी, मैं आजकल क्रिकेट देखता नहीं। दोबारा से वापस आता हूँ इसी मौजू पर। अभी महंगाई का एक और एलिमेंट, जैसे मैंने आपको बताया कि आई थिंक डॉलर ड्रास्टिक इंक्रीज या सडन इंक्रीज वाज वन ऑफ द मेजर रीजंस फॉर इन्फ्लेशन। इट वाज रिफ्लेक्टेड इन यूटिलिटी प्राइसेस, इनपुट प्राइसेस एंड एवरीथिंग एल्स। प्रॉब्लम एक आपको और बताता हूँ, पाकिस्तान की इकोनॉमी हाईली डिपेंडेंट है इंपोर्टेड इनपुट्स या रॉ मटेरियल्स पे। बिल्कुल हाँ, हम अच्छी कर लेते हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन बहुत जगह हमारी इनपुट्स जो हैं दे आर हाईली रिलायंट ऑन डॉलर प्राइसेस। कोई भी आज इंडस्ट्री नहीं कह सकती कि हम इंडिजिनसली
काम कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हो ही नहीं सकता। मशीनरी से लेकर डाइस से लेकर केमिकल सबसे बड़ा केमिकल डाइस का आपका सेक्टर आ जाता है जो कि 100% इंपोर्ट बेस्ड। अच्छा, इसकी वजह क्या है अली भाई? आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? जब इंडस्ट्री हमारी यहाँ है तो हम रॉ मटेरियल पे क्यों नहीं इन्वेस्ट करते? इसकी वजह यह है कि कंसिस्टेंसी इन पॉलिसी नहीं है आपकी। हुकूमत कुछ ना कुछ सेक्टर्स को हर साल उनको इनकरेज करना चाहिए कि इस साल, अगले 5 साल की हमने केमिकल पॉलिसी ये निकाली है, 5 साल हम इंपोर्ट्स को महंगा कर रहे हैं, ड्यूटीज बढ़ा रहे हैं ताकि लोकल इंडस्ट्री डेवलप हो। क्योंकि केमिकल प्लांट छोटे छोटे नहीं है, दे आर नॉट एन SME बिजनेस। तो व्हेन यू टॉक अबाउट अ लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट, कोई भी शॉर्ट टर्म में नहीं लगाता, लॉन्ग टर्म में ही लगाता है। प्लस हमारे यहाँ हमें सिर्फ और सिर्फ फायर फाइटिंग करनी है रोजाना, हम एक्सपेंशन और ग्रोथ के बारे में सोच ही नहीं सकते। Look, the chemical people tell me, I don't know whether you endorse that or not, the chemical people tell me that look, if we get it from outside, we get it from cheaper. बिल्कुल यही we get it for cheaper. That means it's better for us just to act as storage or warehouses rather than manufacture ourselves. तो मैं उनसे पूछता हूँ क्यों कहते हैं बाहर इतना mass scale के ऊपर बड़े scale पे काम हो रहा है कि they are able to produce at cheaper even after duties. We are able to sell it in the market cheaper than if we manufacture it. Are they right? अरे भाई बिल्कुल वही कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस वाली बात आ गई कि यहाँ पे आप ये कहें कि मार्केट नहीं है तो देयर इज ऑलवेज एन ऑप्शन टू एक्सपोर्ट। हमें अपनी साइकी भी चेंज करनी होगी। हम हमेशा लोकल कंजम्पशन बेस्ड बात करते हैं, नहीं हम बात ये करें हम 30% लोकल बेचेंगे, 70% एक्सपोर्ट करेंगे, जैसे चाइनीज पॉलिसीज हैं, जैसे इंडियन पॉलिसीज हैं, जैसे बांग्लादेश की पॉलिसी है। ये सब इसी पॉलिसी के तहत चलते हैं कि आप अपनी लोकल कंजम्पशन को प्रायोरिटाइज ना करें, आप एक्सपोर्ट को प्रायोरिटाइज करें। मगर एक्सपोर्ट आप तभी प्रायोरिटाइज करेंगे जब आप कंपेटिटिव होंगे। एक चीज़ मैं 100 रुपए की बना रहा हूँ, मार्केट में 80 रुपए की मिल रही है, तो मैं कैसे कंपेटिटिव होऊंगा? मैं बेच ही नहीं सकता हूँ। उससे अच्छा ये है जो आज हो रहा है कि जो चलती हुई इंडस्ट्री है वो बंद हो रही है, तो नई इंडस्ट्री कोई क्यों लगाएगा? क्वेश्चन सही पूछा आपने। और सबसे बड़ा एक और जो और लोग नहीं लगा रहे, नहीं क्लियर करें ना, कोई नहीं लगा। कोई आप देखें ना, आप बैठते होंगे असलो किसी कोई आपको आके कहता होगा मैं नया प्लांट लगा रहा हूँ, मैं नहीं, मैंने ऐसे नहीं देखा कि लोग कह रहे हो। कुछ लोग एक्सपेंशन में जाते हैं, बाकी ज्यादा लोगों को मैंने नहीं देखा कि वो कह रहा हूँ मैं नया प्लांट। आपने किसी को सुना पिछले 1 साल में कोई आपके पास आया मशवरा लेने के लिए मैं नया प्लांट लगा रहा हूँ? बहुत कम लोग। इस वक्त तो सिर्फ एग्जिस्टेंस क्राइसिस है, सर्वाइवल की जंग है। जो सर्वाइव कर रहा है वो जीत रहा है। आज की डेट में वो जीत रहा है जो सर्वाइव कर रहा है, वो नहीं जीत रहा जो ग्रो कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। पीपल कटिंग डाउन ऑन कॉस्ट्स? एब्सोल्युटली, दे हैव नो अदर ऑप्शन। जो कॉस्ट कटिंग मींस द इजीएस्ट इज रिट्रेंचमेंट। एब्सोल्युटली नहीं, ये क्लियर होना चाहिए लोगों को। ये एम्प्लॉयमेंट के नंबर्स पर ही बात हो रही है ना नाजरीन, तो दैट मींस रिट्रेंचमेंट वुड बी द इजीएस्ट। बिल्कुल सबसे आसान तरीका यही होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिकॉज इन वन डे कोई फैक्ट्री में अपनी मशीनरी नहीं बेच सकता और उसका बायर भी नहीं होगा कबाड़ के अलावा, तो वो अपनी नई मशीन को नहीं बेच सकता। वो या तो अपनी मशीनें स्विच ऑफ कर सकता है। मैं ऐसे बॉल पार्क आपसे बातें कर रहा हूँ कॉमन मैन, ताकि ले मैन समझ सके। यानी वो मशीन अपनी ऑफ कर देगा, मशीन बेच नहीं सकता। फैक्ट्री अपनी जगह पर रहेगी, वो नहीं बेचेगा, क्योंकि रियल आपको पता है ज़मीन की हमारे यहाँ बड़ी कदर कीमत है। वो सिर्फ लेबर को ये कह सकता है कि भाई तेरे महीने की छुट्टी दी, हमारे पास ऑर्डर नहीं है, या वी कैंट ऑपरेट, यही बोल सकता है। बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं। रिट्रेंचमेंट इज द इजीएस्ट ऑप्शन, इसलिए एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम। अब आप मुझे ये बताएं कि जो लेबर 3 महीने की छुट्टी पे जाएगा उसको कहीं और नौकरी नहीं मिलेगी, खाएगा क्या? उसके पास ऐसी सेविंग्स नहीं है कि वो 3 महीने घर बैठ के खा ले। अब प्रॉब्लम क्या आता है सबसे बड़ा, जिसके पास घर में जिसके बच्चों के पास खाने को नहीं होगा वो क्या करेगा? और वो देखेगा आपको और मुझे कि हम जाके रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, तो वो सबसे पहले ना चाहते हुए भी उसकी सोच यही जाएगी कि मैं इनसे छीन के ले लूं। वो अपने बच्चों को तो भूखा नहीं मारेगा। सोशल प्रॉब्लम क्रिएट हो गई ना, हो रही है। ये आप देखें कुछ सालों पहले बहुत ज्यादा था, हमने इसको कंट्रोल किया, समझ गया। नाउ वी आर गोइंग टुवर्ड्स द सेम ट्रैजेक्टरी। 100% यू आर राइट, आई फुली एग्री विद। हमारे यहाँ कोई सोशल वो तो है नहीं कि हम कहें कि कभी अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिलते हैं। वो बेचारा जो वाइट कॉलर है वो ना ईदी जाएगा ना सिलानी जाएगा, वो बेचारा क्या करेगा? वो एक हद तक किसी से लोन ले लेगा, कर्जा ले लेगा, उसके बाद क्या करेगा? एक वक्त के बाद तो लोग भी कर्जा देना बंद कर देंगे। तो आपको ये अनएम्प्लॉयमेंट जो है, दिस इज प्रोबेबली द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू एन इकोनॉमी, और वो भी हमारी जैसी इकोनॉमी जिसकी कल मैं पढ़ रहा था न्यूज़ में कि हम हर साल एक न्यूजीलैंड नया बनाते हैं। जितनी हमारे यहाँ पॉपुलेशन ग्रोथ है, हर साल इतनी पॉपुलेशन ग्रोथ है जितने फाउंडिंग न्यू कंट्रीज। तो व्हाट आर वी डूइंग? डू वी हैव द रिसोर्सेज, और या फिर आर वी कॉम्प्लीमेंटिंग कि हम वो रिसोर्सेज क्रिएट करें? हम तो पीछे जा रहे हैं।
तो आपने ऐसी जगह फंसा दिया, समझ नहीं आ रहा है यहाँ से निकलूँ क्या, और लोगों की परेशानी मैं कैसे। बस यही है कि मैं अल्लाह ताला से दुआ कर सकता हूँ कि मेरे रब मेरे कौम के मसाइल, मेरे मसाइल, हम सब के मसाइल जो हैं उनमें कमी ला, हमारे रिस्क में इजाफ़ा कर, आमीन। प्रोग्राम में क्योंकि वक्त महदूद होता है, बड़ी तवील गुफ्तगू की हमने, उसमें बहुत सारे मौज़ूआत पे बात हुई। इब्राहिम साहब हमारे साथ थे, इन्होंने काफ़ी मौज़ूआत पे मुख्तलिफ़ एंगल्स से गुफ्तगू करके हमें बताया किस तरह के चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स, उनके सोल्यूशन भी बताए। अब आगे आने वाले दिनों के अंदर भी इन्फ्लेशन का मसला नाजरीन बहुत ज़्यादा प्रेसिंग है, और ब्रेक के दौरान हम तो और बहुत सारी बातें कर रहे थे, लेकिन एक बात मैं ऐसी है जो कि टीवी पर कर सकता हूँ और मैं जानता भी हूँ, वो ये कि नवाज़ शरीफ साहब इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं मुल्क में बढ़ती महंगाई की वजह से। और आप जानते होंगे कि इस वक्त रूलिंग PMLN के जो हकीकी सरबराह हैं वो नवाज़ शरीफ साहब खुद हैं, और उनके लिए ये बहुत डिससेटिस्फेक्शन का एलिमेंट है कि महंगाई के बहुत ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से अवाम के अंदर सियासी साख भी मुतासिर हो सकती है। और उनकी अपनी सियासी जमात यानी मुस्लिम लीग नून ज़्यादा मशहूर इसलिए है क्योंकि जब भी वो उनकी दौर हुकूमत आता है तो वो कोशिश करते हैं कि महंगाई को कम करें, डॉलर की कदर को कमी की तरफ लेकर आएँ। लेकिन अब यहीं पे बात को मुख्तसर करते हैं क्योंकि प्रोग्राम मेरे पास प्रोग्राम वक्त कम है, आगे आप खुद समझ जाएँ, आप खुद ज़हीन हैं हालात वाक़यात को देखते हुए। इब्राहिम साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप शो में हमारे साथ शामिल हुए। नाज़रीन वेट फॉर मैसेज ऑन फेसबुक, अली नासिर माई टीम को जा दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।